तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज के हम इस वीडियो में EMRS 2025 के हॉस्टल वार्डन टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इस चैनल पे मैं ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ और डिस्क्रिप्टिव का भी प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस सेट 4 है। 1 2 3 करा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस सेट 5 तक हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। साथ ही मैंने हॉस्टल वार्डन टायर 2 का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, आप जाके उसका प्लेलिस्ट दे सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको अपने पेड पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ, इसमें टोटल 18 टॉपिक है। ये सारे हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट सिलेबस है टायर 2 का। तो आप जो है इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो 20 रुपये में। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। लास्ट टाइम में समझ में नहीं आता है कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो सारा कंटेंट आपको एक जगह रख के टोटल 18 टॉपिक का पीडीएफ 20 रुपये में हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। एक बार आप इसको ज़रूर परचेस कीजिए। मैं दिखा देती हूँ ये पीडीएफ कैसा है। ये कुछ इस तरह से है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा कंप्लीटली। आप एक बार पढ़ लोगे तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एक्सपर्ट द्वारा बनवाया गया है और सेम टू सेम कंटेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। साथ ही मैंने EMRS टायर 2 के JSA का भी सारा सिलेबस यूट्यूब पे करा चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। और ये 8 टॉपिक्स को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ है। 500 क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेगा 40 रुपये में। इसको सारा आप पढ़ लोगे ना, 30 रुपये में, सॉरी, इसको सारा आप पढ़ लोगे ना तो आपका जो है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से जो मेरा वीडियो देख रहे हो, सबसे मेरा एक सवाल है कि मैं जो है लाइव मॉक टेस्ट का जो है अरेंजमेंट कर रही हूँ आपके लिए। तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड है कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे आपका हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, उसी तरह 3 घंटे का हमारा लाइव मॉक टेस्ट होगा और उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे आपका हॉस्टल वार्डन टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। कॉपी हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा चेक किया जाएगा और बिल्कुल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर भी वैसा ही रहेगा जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा। प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको अलग अलग मॉक में दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट यस ज़रूर करना, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, आवासीय संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉस्को अधिनियम के महत्व को समझाइए, ठीक है। तो आप क्या करोगे अभी ना कि आप वीडियो को पॉज कर दिया करो। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ ना डिस्क्रिप्टिव का, तो आप वीडियो को पॉज कर दो। क्वेश्चन के बाद आप अपना आंसर लिखो और उसके बाद मैंने जो आंसर बताया उससे मिलाओ। आंसर हूबहू मैच करे ये ज़रूरी नहीं। आंसर जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। एग्जामिनर को अगर लगा कि आपने एकदम सही लिखा है टू द पॉइंट तो आपको मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर को लगा कि आपने टू द पॉइंट नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और रही बात, देखिए ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है लेकिन 4 मार्क्स का है, तो 4 नंबर में आप कितना ही लिख लो, 2 पेज लिख लोगे तो आपको टाइम नहीं बचेगा 3 पेज, कितना भी लिख लो। अगर आप टू द पॉइंट लिखोगे तो थोड़ा कम भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। और कुछ अता पता नहीं है, पेज भरे जा रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। आवासीय संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉस्को अधिनियम के महत्व को समझाइए। तो पॉस्को अधिनियम के महत्व को हमको इस क्वेश्चन में समझाना है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि पॉस्को अधिनियम 2012 बच्चों के यौन अपराध और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण कानून है। यह 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को संरक्षण देता है। आवासीय संस्थान जैसे हॉस्टल में यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे अपने परिवार से दूर रहते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्थान पर होती है। पॉस्को के अंतर्गत किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ या शोषण के गंभीर अपराध माना गया है, ठीक है। किसी भी तरह का बच्चों के साथ हम अगर यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसलिए इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अनिवार्य रिपोर्टिंग है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपराध की जानकारी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देना आवश्यक है। जो व्यक्ति नहीं भी सूचना देता है ना और उसको जानकारी है कि यौन शोषण हो रहा है, तो वो भी दंड का भागीदार होता है। हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी में यह सुरक्षित वातावरण बनाए, बच्चों की शिकायतों की गंभीरता से ले और गोपनीयता बनाए रखे। इसके अतिरिक्त बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना भी आवश्यक है। निष्कर्ष, पॉस्को अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आप निष्कर्ष लिखोगे ना तो आपका थोड़ा आंसर अच्छा लगेगा और भी अपने हिसाब से भी आप पॉइंट्स बना सकते हो। तो यही क्वेश्चन हमारा बोला था कि आवासीय संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉस्को अधिनियम के महत्व बताना है। मतलब सरासर जाहिर सी बात कि हमको पॉस्को अधिनियम के बारे में बताना है हॉस्टल वार्डन से रिलेट करके। और पॉस्को अधिनियम में अपने पीडीएफ में भी पढ़ा चुकी हूँ और यूट्यूब में भी पढ़ा चुकी हूँ। एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आवासीय संस्थान जैसे हॉस्टल होता है, गुरुकुल होता है, आश्रम होता है, किसी भी चीज़ के लिए ऐसे में बच्चे अपने परिवार से दूर रहते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा की संरक्षण की जिम्मेदारी संस्थान के कर्मचारी और प्रशासन की होती है। इससे उद्देश्य से पॉस्को एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट
यानी कि पॉस्को अधिनियम बनाया गया, जो बच्चे के यौन शोषण और उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। और आवासीय संस्थानों में जो है पॉस्को अधिनियम का महत्व बिंदुओं में समझा जा सकता है। देखिए, आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, मैं इतना आपको बता दी ना, कुछ पॉइंट्स बता। जैसे बच्चों की कानूनी सुरक्षा, आपने एक पॉइंट लिख दिया, उस पॉइंट का आप आंसर लिखोगे कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और दोषियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। शिकायत की अनिवार्यता, मतलब किसी भी बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा है तो संस्थान के कर्मचारी, वार्डन और शिक्षक को यह सूचना अनिवार्य है। सूचना न देने पर दंड का प्राविधान है। फिर बच्चों के अनुकूल न्याय प्रक्रिया, पॉस्को अधिनियम में जांच और सुनवाई की प्रक्रिया और बच्चों के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें बच्चों को बिना भय के बात कहें, संस्थान की जिम्मेदारी तय करना, सुरक्षित वातावरण निर्माण करना। और लास्ट में हम निष्कर्ष इसी तरह लिख देंगे कि इस प्रकार पॉस्को अधिनियम आवासीय संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों को रोकने और दोषियों को दंडित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब पॉस्को अधिनियम एक बार आप पूरा पढ़िए, आपको जैसे समझ में आया वैसे आप टू द पॉइंट आंसर लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ द पॉस्को एक्ट इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन। आंसर है, द पॉस्को एक्ट 2012 इज अ important law designed to protect children from sexual offense. It applies to all individual below to the age of 18, मतलब 18 वर्ष से जो भी कम का व्यक्ति है वो बच्चे की कैटेगरी में आता है। इन रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज हॉस्टल्स, this act become extremely significant because children live away from their families and depend on the institution of safety. The act recognizes various from sexual abuse and prescribes strict punishment. One of its key features is mandatory reporting, which require any person who becomes aware an offense to report it to the authorities. The hostel warden plays a vital role in implementing this law by ensuring a safe environment, responding to complaints promptly, and maintaining confidentially awareness among children about their rights is also essential. Thus, the POSCO Act ensure protection, dignity, and जस्टिस फॉर चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो चर्चा कीजिए मतलब विस्तार में लिखिए। आपको विस्तार में जितना पॉइंट सारा आप लिख सकते हो बना के, लेकिन ऐसा ऐसा पॉइंट लिखना है कि एग्जामिनर देख के हमारा आंसर खुश हो जाए और कम पॉइंट्स में ही हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य छात्रों की सुरक्षा कल्याण सुनिश्चित करना है। सबसे पहले वार्डन को हॉस्टल परिसर में प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, जैसे प्रवेश नियंत्रण, आगंतुक रजिस्टर, निगरानी प्रणाली। दूसरे, छात्रों के लिए सुरक्षित और अनुशासित वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। वार्डन को छात्रों की समस्या को सुनना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा, बुलिंग या उत्पीड़न को तुरंत रोकना चाहिए। तीसरे, आपातकालीन स्थितियों जैसे कि आग, बीमारी या दुर्घटना के लिए तैयारी आवश्यक है। प्राथमिक उपचार और आपातकालीन संपर्क उपलब्ध होना चाहिए। अंततः ये निष्कर्ष हो गया, वार्डन को बच्चों के साथ संवेदनशील और जिम्मेदारी व्यवहार करना चाहिए ताकि हॉस्टल में सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण बना रहे। ठीक है, देखिए, हम ना इसको बहुत आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, हर तरीके से लिख सकते हैं। बस हम लोग को लिखना है सुरक्षा सुनिश्चित करना और हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारियों के बारे में। तो हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारियां निम्नलिखित है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। सुरक्षित वातावरण रखना है, वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हॉस्टल परिसर में सुरक्षित हो, अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश ना हो, सुरक्षा की व्यवस्था सही ढंग से काम कर रही हो। हम इसको अपने पॉइंट्स व्यू में लिखेंगे, जो भी पढ़े आप अपने पॉइंट में लिखोगे जो आपको समझ में आया। छात्रों की नियमित निगरानी, छात्रों की उपस्थिति, गतिविधियों और स्वास्थ्य पर नियमित रूप से नजर रखना वार्डन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इससे किसी भी समस्या का समय पर पता चल जाता है। ठीक है, साथ ही हो गया रिकॉर्ड प्रबंधन, वार्डन को छात्रों की उपस्थिति, आगंतुक रजिस्टर, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अनावश्यक दस्तावेजों, मतलब आवश्यक दस्तावेजों का सही तरीकों से रख रखाव करना चाहिए। बाल संरक्षण कानूनों का पालन करना चाहिए, जैसे कि पॉस्को एक्ट 2012 के प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की शोषण या दुर्व्यवहार की स्थिति में तुरंत उचित कार्रवाई करना चाहिए। अनुशासन और मार्गदर्शन, वार्डन को क्या करना चाहिए कि छात्रों के बीच अनुशासन और आपातकालीन स्थिति में वार्डन को तुरंत चिकित्सा सहायता और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। फिर लास्ट में यही हम निष्कर्ष लिख देंगे कि इस प्रकार हॉस्टल वार्डन के छात्रों की सुरक्षा, देखभाल और समग्र विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसकी सतर्कता और जिम्मेदारी हॉस्टल में सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण को बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी को पहले हमें इंग्लिश में देख लेते हैं। डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन इन इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ a hostel warden is to ensure the safety and well-being of students. Firstly, the warden must establish proper security arrangements such as entry control, visitor register, and
surveillance system. Secondly, maintaining a discipline and supportive environment essential. The warden must be address issues such as bullying, harassment, and conflict among among students. Thirdly, emergency preparedness is important. Facility for first aid, fire safety, a medical assistance should be available. Overall, the warden must act responsibility and the sensitive to maintain a safe and positive residential environment. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विकास के संकेतक के रूप में लिंग अनुपात के महत्व को स्पष्ट कीजिए. देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का बता रही हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हूबहू इसी आंसर को रट लोगे या इसी आंसर को लिख लोगे. नहीं, हमेशा आंसर जो है अपने शब्दों में और आपको जब समझ में आए उसके पॉइंट से लिखना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो. ठीक है, ये मैं आज आपको टिप्स दे रही हूँ. किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो जो भी डिस्क्रिप्टिव का आप आंसर लिखो, हमेशा अपने शब्दों में लिखो जो आपको समझ में आए, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा रहता है कि विद्यार्थियों प्रश्नों का उत्तर अपने स्वयं अपने शब्दों में ही दें, अपने भाषा में दो. मैटर कोई वो मैटर नहीं करता कि आप बहुत रटा रटाए प्रश्न नहीं लिख रहे. अपना आसान भाषा में आपने अगर एग्जामिनर को समझा दिया टू द पॉइंट, तो आपको फुल वो से फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है. चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सामाजिक विकास के संकेतक के रूप में लिंग अनुपात के महत्व को स्पष्ट कीजिए. ठीक है, तो लिंग अनुपात के महत्व को हमें समझाना है सामाजिक विकास के अकॉर्डिंग. तो लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है. लिंग अनुपात कैसे कैलकुलेट होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, और यह समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है. यदि किसी समाज में लिंग अनुपात संतुलित होता है तो यह दर्शाता है कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसरों में समान अधिकार प्राप्त है. इसके विपरीत कम लिंग अनुपात कन्या भ्रूण हत्या, भेदभाव, महिलाओं की उपेक्षा को दर्शाता है. लिंग अनुपात का संतुलन सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है. इसलिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है. इस प्रकार लिंग अनुपात केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण संकेतक है. बिल्कुल, लिंग अनुपात जो है वो क्या है? सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण संकेतक है. लैंगिक समानता का संकेतक है कि संतुलित लिंग अनुपात यह दर्शाता है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान महत्व दिया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है. महिलाओं की सामाजिक स्थिति का पता जो है लिंग अनुपात से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं किस स्तर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं. और सामाजिक विकास मापदंड के कहने का यहाँ पे अर्थ है कि किसी भी देश में सामाजिक विकास का आकलन करने में लिंग अनुपात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. संतुलित अनुपात समाज के प्रगतिशील सोच को दर्शाता है और सामाजिक कुरीतियों की पहचान, यानी कि यदि लिंग अनुपात कम होता है तो यह भ्रूण हत्या, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक समस्याओं की ओर संकेत करता है. संतुलित समाज का निर्माण. संतुलित लिंग अनुपात जो है समाज को सामाजिक स्थिरता के स्वस्थ पारिवारिक व्यवस्था बनी रहती है. इसलिए हम इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे अपने भाषा में कि इस प्रकार. निष्कर्ष का मतलब कि टोटल आपने जो इजी लिखा उसका कंक्लूजन, कि टोटल निकल के क्या आया शॉर्ट में. तो इस प्रकार लिंग अनुपात किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है. संतुलित लिंग अनुपात समाज में समानता, न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं. सॉरी. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर रेशियो एज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट. जेंडर रेशियो refers the number of females per 100 males in a population. It is an important indicator of social development and gender equality. A balanced gender ratio reflects equal access to education, healthcare, and opportunity for a woman. On the other hand, a low gender ratio indicates discrimination against girls, female photosites, and social inequality. Maintaining balanced gender ratio is essential for social stability and sustainable development. Government promote female education and healthcare for improve this ratio. Therefore, gender ratio is not just a demographic static but a reflection of social justice. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो आप जो है इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लिखोगे और अपने शब्दों में लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्टल प्रशासन में सही रिकॉर्ड प्रबंधन का महत्व का वर्णन कीजिए. यानी कि सही रिकॉर्ड प्रबंधन यानी रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है. तो आंसर देखते हैं क्या होगा. रिकॉर्ड प्रबंधन हॉस्टल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है. इसमें छात्रों का व्यक्तिगत विवरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, उपस्थित रजिस्टर और आगंतुक रजिस्टर शामिल है. सही रिकॉर्ड रखने से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है.
आपातकालीन स्थितियों में स्वास्थ्य रिकॉर्ड और संपर्क विवरण अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त निरीक्षण, ऑडिट या कानूनी जांच के समय भी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए रिकॉर्ड का नियमित अध्ययन और सुरक्षित रखरखाव आवश्यक है। मतलब रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में आपने जितना भी डिटेल में पढ़ा उसमें टू द पॉइंट आप लिख सकते हो। रटा रटा आंसर कभी ना लिखें, आंसर को अपने शब्दों में लिखें। देखिए इसमें और पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं कि सही रिकॉर्ड प्रबंधन को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। हम पॉइंट्स में भी बना सकते हैं कि छात्रों की जानकारी व्यवस्थित करना, यानी रिकॉर्ड प्रबंधन के माध्यम से क्या करता है, छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी, उपस्थित स्वास्थ्य स्थिति और अभिभावकों की जानकारी सुरक्षित रखी जा सकती है। प्रशासनिक कार्यों में सुविधा, सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित होने से वार्डन और प्रशासन को आवश्यक जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाती है, जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है। सुरक्षा और निगरानी में सहायता, उपस्थित रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर में मूवमेंट रजिस्टर जैसे रिकॉर्ड में गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। जैसे कानूनी जवाबदेही हो गया, पारदर्शिता हो गया। अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं तो कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है तो हम रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि इस टाइम इतना भंडार का खर्च हुआ, इस टाइम इतना व्यवस्था में सामान लगाया, ये व्यक्ति हमारे हॉस्टल में प्रवेश किए, इतने बजे निकले। सारी चीज़ों की पारदर्शिता जो है वो रिकॉर्ड प्रबंधन से हॉस्टल में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहती है और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। लास्ट में हम निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं कि सही रिकॉर्ड प्रबंधन हॉस्टल प्रशासन को प्रभावशीलता, पारदर्शिता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रत्येक हॉस्टल वार्डन का रिकॉर्ड का व्यवस्थित और सुरक्षित रखरखाव आवश्यक है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। रिकॉर्ड मैनेजमेंट इज एन essential component of hostel administration. It includes maintaining personal details and student medical record, attendance register, visitor. Proper documentation ensure transparency and accountability. Health record and emergency contacts to particularly useful during emergency. Record are usually important during inspection, audits, and legal investigation. Therefore, maintaining the accurate एंड अपडेट रिकॉर्ड टू द सर्कुलर फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन करने में प्रशासनिक योग्यता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अरेंजमेंट करने में प्रशासनिक भूमिका के बारे में इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो आंसर को हमेशा आप क्वेश्चन बोलने के बाद मेरे आप पॉज कर दिया करिए और आंसर को लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। प्रशासनिक योग्यता का अर्थ है संसाधनों और लोगों को प्रभावी प्रबंधन। हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वार्डन के अनुशासन बनाए रखने, छात्रों के बीच समन्वय स्थापित करने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही नेतृत्व, संचार कौशल और निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक है। प्रभावी प्रशासनिक कौशल के माध्यम से वार्डन छात्रों के लिए सुरक्षित, अनुशासित और सहयोगात्मक वातावरण बना सकता है। यानी कि इसको हम थोड़ा और ब्रीफली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसलिए हॉस्टल वार्डन और प्रशासन के पास अच्छी प्रशासनिक योग्यता होना आवश्यक है। प्रशासनिक योग्यता से तात्पर्य होता है योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रण करना, समस्याओं को प्रभावी समाधान करना और योग्यता हॉस्टल के सुचारू संचालन से छात्रों को सुरक्षा और सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें हम पॉइंट्स लिख देंगे ऐसे करके कि प्रभावी योजना और संगठन, उसमें लिख देंगे अच्छी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से हॉस्टल को दैनिक गतिविधियों में भोजन की व्यवस्था, अध्ययन समय और अन्य कार्यों की उचित योजना बनाई जाती है। फिर अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावी संचार समन्वय के लिए और समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए। लास्ट में हम निष्कर्ष करके लिख सकते हैं कि इस प्रकार हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रशासनिक योग्यता अत्यंत आवश्यक है और यह न केवल हॉस्टल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है बल्कि छात्रों को सकारात्मक वातावरण के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आंसर को आप अपने पॉइंट्स में लिखो, बस मैं यहाँ पे तरीका समझाने के लिए आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ। एनालाइज हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हेल्प इन द मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रेफर टू एबिलिटी टू मैनेज पीपल एंड रिसोर्स इफेक्टिवली। मैनेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। द वार्डन मस्ट मेंटेन discipline, coordinate among students and resolve conflict efficiency. Leadership, communication and decision making abilities are essential. Through effective administrative aptitude, the warden can create safe, discipline and supportive environment of student। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारे डिस्क्रिप्टिव का पूरा प्रैक्टिस सेट।
आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सवाल से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। बात करें अपने पेड पीडीएफ के बारे में, तो इसमें टोटल 18 टॉपिक्स है और आपको रिटन में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैं सारा पूरे डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 20 रुपये में आप इसको परचेज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसमें। सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में ऐसा देखने को मिल सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी कराया गया है। ये रहा उसका कुछ इस तरह से, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जेएसए का पीडीएफ दे रहे हैं हम लोग। जेएसए का भी मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ पूरे डिटेल में टायर 2 का। आप जाके वीडियो देख सकते हो और वो भी आसान भाषा में। और इसका जो है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है 30 रुपये में। 30 रुपये इसका दाम है। इसको अगर आप एक बार रख लोगे तो आपका 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ लाइव मॉक टेस्ट के बारे में। तो अगर आप लाइव मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट ज़रूर करना येस और नो। उसमें आपको 3 घंटे का लाइव मॉक टेस्ट होगा और जैसे हॉस्टल वार्डन का जिस टाइम पे एग्ज़ाम होगा ना, उसी टाइम पे आपका लाइव मॉक टेस्ट कराया जाएगा पीछे बैक डेज में। और जो है 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न वैसा रहेगा और कॉपी चेक करके मार्किंग की जाएगी। ठीक है, तो आप कमेंट में अपने जो सुझाव ज़रूर बताना और भी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आपको समझ ना आए तो कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रैक्टिस लगातार चलते रहेगा, चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट ज़रूर करते रहिए।